नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। चंद्र ग्रहण पर हमारी इस खास पेशकश में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से चंद्र ग्रहण जो है इस वक्त चल रहा है और क्या कुछ आपको करना चाहिए। इसको बताने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण चल रहा है। करीब 580 साल के बाद ऐसा संयोग बना है। इस चंद्र ग्रहण का किस तरह का प्रभाव हम सब पर पड़ेगा या देश दुनिया पर पड़ेगा, उसके बारे में तो मैं जानूंगी, लेकिन पंडित जी से सबसे पहले मेरा सवाल ये कि पंडित जी, अभी चंद्र ग्रहण जो है वो चल रहा है, तो इस वक्त किस तरह के उपाय करने चाहिए और क्या कुछ आप बताएंगे लोगों को? चंद्र ग्रहण पर विस्तार से चर्चा अपने कार्यक्रम में हम आगे करेंगे, लेकिन चंद्र ग्रहण फिलहाल शुरू हो चुका है, इस समय चल रहा है और इस समय ग्रहण काल में आपको मंत्रों का जप करना चाहिए। ये ग्रहण लगभग शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक रहेगा, तो इस समय में आपको भगवान शिव और चंद्रदेव का जप करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये जो चंद्र ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। सुबह 11:32 पर यह ग्रहण शुरू हो चुका है। इसका समापन होगा आज शाम को 5:33 पर, यानी 5:33 PM पर इसका समापन हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण वृषभ राशि और कृत्तिका नक्षत्र में लगा हुआ है, यानी चंद्रमा जो हैं वो वृषभ राशि में है, कृत्तिका नक्षत्र में है, वहां राहु विद्यमान है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ग्रहण लगा हुआ है। ये जो ग्रहण है ये एक तो उपछाया ग्रहण है, सामान्यतः दिखाई देगा ही नहीं, जहां पर होगा वहां पर भी नहीं दिखेगा, लेकिन भारतवर्ष के लिए इसके मायने विशेष हैं। भारतवर्ष में ये ग्रहण दृश्य नहीं होगा। वैसे तो उपछाया ग्रहण है, जिसका लगना ना लगना कोई बहुत असर खगोल की दुनिया में नहीं डालता, ज्योतिष की दुनिया में तो खैर डालता है, लेकिन ये ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा। ठीक है पंडित जी, जैसे आपने बताया कि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, सबसे पहले तो दर्शक इस वक्त जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और मैं खुद भी आपसे समझना चाहती हूँ कि उपछाया का अर्थ क्या है। देखिए, ग्रहण कई प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण ग्रहण जी, एक होता है खंड ग्रास ग्रहण, एक होता है कंकड़ाकृति ग्रहण, बहुत सारे ग्रहण होते हैं। उपछाया ग्रहण में क्या होता है? चंद्र ग्रहण लगता कब है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि चंद्रमा को सूर्य से प्रकाश नहीं मिल पाता है, चंद्रमा कमजोर हो जाता है। उपछाया में क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती तो जरूर है, लेकिन वो पूरी तरह से चंद्रमा को ढक नहीं पाती है। पृथ्वी की एक छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ जाती है, यानी चंद्रमा की जो वाइटनेस है, चंद्रमा की जो सफेदी है, उस पर एक छाया पड़ जाती है। इसको कहते हैं मालिन्य ग्रहण। ये चंद्रमा को मलिन कर देता है और एक छाया की तरह, एक शैडो की तरह चंद्रमा पर दिखाई देता है, इसीलिए इसे उपछाया ग्रहण भी कहते हैं। एक बात और समझिए कि सामान्यतः आप ग्रहण को नंगी आंखों से देख सकते हैं, देख पाते हैं चंद्र ग्रहण को खास तौर से, लेकिन उपछाया ग्रहण को सामान्य रूप से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए आपको टेलीस्कोप चाहिए, या टेलीविज़न के माध्यम से हम अपने न्यूज़ चैनल पर भी आपको बाद में दिखा देंगे कि ग्रहण कैसा लग रहा है। लेकिन मोटे तौर पे जो छाया ग्रहण की बात है वो यही है कि पृथ्वी की हल्की सी छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, इसीलिए इस ग्रहण को उपछाया ग्रहण कहते हैं। जी, चलिए, उपछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, ये तो हमने जान लिया पंडित जी से। पंडित जी, अब इस लिहाज से आपसे इसके मायने समझना चाहूँगी कि देश और दुनिया पर किस तरह का प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का पड़ने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ग्रहण जब भी होगा वो पूरी दुनिया को प्रभावित जरूर करेगा, अपने देश को भी करेगा और दुनिया को भी करेगा। ग्रहण के साथ दुनिया का बहुत गहरा कनेक्शन होता है, खास तौर से दुनिया के स्वास्थ्य का और राजनीति का ग्रहण से बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन होता है, जुड़ाव होता है।
अब अगर हम देश दुनिया पर इसका प्रभाव जानना चाहें तो मैं बता दूं कि चंद्र ग्रहण वृषभ राशि में लगा हुआ है और ये वृषभ राशि जो है ये भारत की लग्न राशि है, यानी स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की है और उसी में ये ग्रहण लगा हुआ है। अब चूंकि भारत के लग्न में ही ये ग्रहण लग गया है इसलिए भारत में राजनीतिक उथल पुथल की स्थितियां बनेंगी। बहुत सारे लोग अपनी पार्टी बदलेंगे, बहुत सारी सत्ता बदलेगी, हो सकता है किसी राज्य में, स्टेट में सत्ता भी बदल जाए। भारत में राजनीतिक उथल पुथल आपको दिखाई देगा। बीमारियों की संभावना भी इस समय बढ़ सकती है। आप ये मत सोचिएगा कि कोरोना दोबारा लौट के आ जाएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि चूंकि ग्रहण है उसमें मंगल का प्रभाव भी है, चंद्रमा का प्रभाव भी है, बृहस्पति का प्रभाव भी है, तो बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है। कोई अलग तरह की बीमारी या जैसे मच्छरों से फैलते हैं बैक्टीरिया वाली बीमारियां, डेंगू है, इस तरह की बीमारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं और पूरी दुनिया में बीमारियों के बढ़ने की स्थिति दिखाई दे रही है। इस ग्रहण में मंगल का प्रभाव भी है और मंगल का जो ये प्रभाव है ये युद्ध के बारे में बता रहा है, युद्ध जैसी स्थितियों के बारे में बता रहा है और आतंकवादी घटनाओं को भी दिखा रहा है। यानी इस ग्रहण के बाद आप देखेंगे कि अगले 15 दिन, 1 महीने में बहुत सारी स्थितियां पड़ोसी देशों के साथ अच्छी नहीं रहेंगी और इसके अलावा आतंकी घटनाओं की आशंका भी हो सकती है। चूंकि बृहस्पति इन्वॉल्व हो रहे हैं इस ग्रहण में, इसीलिए किसी धार्मिक विवाद के होने की संभावना भी बन रही है। कोई धार्मिक विवाद हो सकता है या किसी धर्म गुरु को समस्या हो सकती है, धर्म के मामले में राजनीति गर्मा सकती है, खास तौर से अगर हम भारत के बारे में बात करते हैं तो ये समझिए कि ये ग्रहण जो है वो जिस समय में लग रहा है, आपको आगे बताएंगे कि किन राशियों के लिए ये शुभ है, लेकिन मोटे तौर पे जाने रहिए कि इस ग्रहण के प्रभाव देश दुनिया के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। जी चलिए, देश दुनिया के लिहाज से तो पंडित जी ने हमें बता दिया कि किस तरह का प्रभाव देश और दुनिया पर इस चंद्र ग्रहण का पड़ने वाला है। एक और सवाल एज ए दर्शक भी मैं आपसे समझना चाहूँगी पंडित जी, वो ये कि मुझे ये बताइए कि किसी भी चंद्र ग्रहण का या ग्रहण का असर कब तक रहता है, कितने दिनों तक उसका प्रभाव जो है आपके ऊपर, आपकी राशि के ऊपर रहता है, वो जानना चाहेंगे। शगुफ्ता, सामान्यतः किसी भी ग्रहण का जो प्रभाव है वो लगभग एक पक्ष तक ज्यादा रहता है, 15 दिनों तक जी। और अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से समझना चाहें तो देश दुनिया में ये अगले 6 महीने तक असर डाल सकता है। यानी इसका जो बड़ा असर है, व्यापक असर है, वो अगले 6 महीने तक रहता है और 15 दिनों तक व्यक्तिगत रूप से ये ज्यादा असर डालता है। आगे जब हम आपको राशियों के बारे में बताएंगे तो राशियों का जो अच्छा बुरा समय होगा वो अगले 15 दिनों तक ज्यादा होगा, लेकिन देश के लिए और दुनिया के लिए इस ग्रहण का प्रभाव लगभग 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक दिखाई देता है। जी पंडित जी, चूंकि मैं आपके साथ शो कर रही हूँ, आप तो चलिए माहिर हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी इसके बारे में, आप बता सकते हैं कि कितना सत्य है ये। 59 साल के बाद मकर राशि में गुरु और शनि ये गोचर और साथ ही ये चंद्र ग्रहण, तो इस संयोग को किस तरह से देखा जाए और समझा जाए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका शगुफ्ता। एक तो बृहस्पति अभी तक कुंभ राशि से वक्री होकर मकर में गए और अब बहुत ही जल्दी इस ग्रहण के तुरंत बाद बृहस्पति मकर राशि में चले जाएंगे शनि के साथ। तो ग्रहण के साथ आप अगर बृहस्पति के राशि परिवर्तन को भी ऐड ऑन कर दें, जोड़ दें, तो ग्रहण के प्रभाव और भी ज्यादा व्यापक हो जाते हैं। एक तो बृहस्पति का जो ये राशि परिवर्तन होगा, मकर में बृहस्पति जाएंगे 20-21 तारीख को, तो बृहस्पति के मकर में जाने से भी राहु उससे मुक्त हो जाएगा बृहस्पति के प्रभाव से, और जब राहु मुक्त होगा तो देश दुनिया में उपद्रव की संभावनाएं ये बढ़ा देगा। यानी ग्रहण तो कह ही रहा है कि मुश्किल होने वाली है, मुश्किल समय आने वाला है,
बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी ये कह रहा है कि बीमारियां होने की, जनहानि होने की, स्वास्थ्य की समस्या होने की, देश दुनिया में बड़े बदलाव होने की संभावना भी बन जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो शनि और बृहस्पति का मिलन है, बृहस्पति का राशि परिवर्तन है और साथ में जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसके बड़े गहरे और बहुत अद्भुत परिणाम दिखाई देंगे। जी पंडित जी, एक और चीज़ समझना चाहेंगे आपसे कि चंद्र ग्रहण के बाद का जो वक्त होता है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्या सभी राशियों पर ग्रहण का बुरा असर पड़ता है, मतलब ये समझ लिया जाए इसको? देखिए, चंद्र ग्रहण के बाद का समय महत्वपूर्ण क्यों होता है, पहले ये समझते हैं। जी, मुख्य बात यह है कि ग्रहण के बाद का समय ऐसा समय होता है जब अगर आप पूजा उपासना करें, जब अगर आप साधना करें और उसके बाद चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करें, तो ग्रहण के दुष्प्रभाव आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक बात। अब ग्रहण आपको परेशान ना करे, इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद लोग स्नान करते हैं, पूजा उपासना करते हैं और साथ में चंद्र ग्रहण हो तो चंद्रमा की वस्तुओं का दान करते हैं, सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य की वस्तुओं का दान करते हैं। दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या सभी राशियों पर ग्रहण का बुरा असर पड़ता है? आगे हम आपको बताएंगे, जब राशियों का हाल बताएंगे, कि हर राशि के लिए ग्रहण बुरा नहीं होता। वैसे ज्यादातर राशियों पर ग्रहण के प्रभाव अच्छे नहीं होते और ग्रहण से जीवन में दिक्कत होती है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको ग्रहण की वजह से लाभ होता है, लाभ की संभावनाएं बन जाती हैं। तो याद रखिए, सभी राशियों पर ग्रहण का बुरा असर नहीं पड़ता, कुछ राशियों पर पड़ता है और जिन राशियों पर बुरा असर पड़ता है उसके लिए उनको बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं ताकि वो उपाय करके ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे और राशियों की बात भी करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अगर किसी राशि पर, जिस तरह से पंडित जी ने कहा कि दुष्प्रभाव पड़ता है, तो उसको दूर करने के लिए उपाय क्या किए जाने चाहिए। सबसे पहले तो ये बताइए पंडित जी, मुझे, मैं भी समझना चाहती हूँ कि चंद्र ग्रहण या कोई भी ग्रहण जब लगता है तो उस अवधि के दौरान, उस वक्त के दौरान क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे उसके दुष्प्रभाव को हम कम कर सकते हैं? जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ कि मैं ऑफिस में मौजूद हूँ, बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं या काम करने के लिए निकलते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, संभव नहीं हो पाता तमाम तरह के उपाय करना, तो उनके लिए भी बताइए। लगभग सुबह के 11:30 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक ये ग्रहण रहेगा। जी। अब आप घर में हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ऑफिस में हैं तो ऑफिस में ही आपको चंद्रमा के या भगवान शिव के मंत्र का जप कर लेना चाहिए। नमः शिवाय का जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप आप ग्रहण काल में करें उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। एक तो ग्रहण काल में जब आप कोई प्रार्थना करते हैं, जब आप कोई मंत्र जपते हैं, कोई पूजा उपासना करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उस प्रार्थना का प्रभाव बहुत अच्छा होता है और वो प्रार्थना आपके लिए शुभ हो जाती है। और ग्रहण काल में जब आप मंत्र जप करते हैं तो उससे ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके जीवन पर, आपकी जिंदगी पर नहीं पड़ते हैं। इसीलिए ग्रहण काल में आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और जितना संभव है, जैसे भी प्रार्थना है, विवाह की प्रार्थना है, स्वास्थ्य की प्रार्थना है, जीवन की प्रार्थना है, वो प्रार्थना आपको करनी चाहिए। ग्रहण काल में की गई प्रार्थना निश्चित रूप से पूरी होगी और ग्रहण काल में आपको नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जी, एक और अहम बात जो समझना चाहेंगे पंडित जी आपसे कि सूतक काल की हम बात करते हैं ग्रहण के दौरान अक्सर, तो इस ग्रहण के दौरान क्या सूतक काल लगेगा या फिर नहीं लगेगा? तो किस तरह के उपाय हैं जो हमें जहन में रखने हैं? देखिए, सूतक काल की अगर मैं बात करूं तो जब कोई ग्रहण जहां दिखाई देता है वहां पर सूतक काल लगता है, यानी ग्रहण शुरू होने के लगभग 12 घंटे पहले से सूतक काल लग जाता है। मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं और लोग नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं, भोजन नहीं करते, मंत्र जप करते हैं और ग्रहण काल में जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर होते हैं वहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं, ऐसा नियम कहता है। लेकिन सूतक के बारे में बहुत साफ तौर से शास्त्र कहता है कि जहां पर ग्रहण दिखाई देगा सूतक के नियम वहीं पर लागू होंगे। एक तो ये ग्रहण पूर्ण नहीं है, उपछाया है,
उपछाया ग्रहण में भी सूतक के नियम लागू नहीं होते। अगर ये भारतवर्ष में दिख भी रहा होता तो भी सूतक के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि ये उपछाया ग्रहण है। अब भारत में दिखेगा ही नहीं, इसलिए और भी सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। किसी तरह की सावधानी, किसी तरह के नियम, किसी तरह की वर्जनाएं, मर्यादाएं, इसका पालन करने की जरूरत नहीं है। सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है। एक और चीज़ जो मैंने अभी आपको कहते हुए सुना कि जैसे ये चंद्र ग्रहण जो है, ये ग्रहण जो है वो वृषभ राशि में लग रहा है जी। तो इस राशि के जातकों को क्या कुछ ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और किस तरह के उपाय खासकर वृषभ राशि वालों को करने चाहिए? देखिए, जब किसी राशि में ग्रहण लगता है जी, या जब किसी नक्षत्र में ग्रहण लगता है तो अगले 6 महीने तक वो राशि और वो नक्षत्र प्रभावित हो जाते हैं निगेटिवली। अब वृषभ राशि पर ग्रहण है और कृत्तिका नक्षत्र में ग्रहण है, तो आप देखेंगे, अब चूंकि भारत में दिख नहीं रहा है इसलिए नक्षत्र पर वर्जना नहीं लगेगी। अन्यथा होता क्या है कि जब नक्षत्र में ग्रहण लगता है तो उस नक्षत्र में अगले 6 महीने तक शुभ कार्य करना मना होता है, या 1 महीने तक बहुत सारे लोग शुभ कार्य नहीं करते हैं। खैर, यहां पर ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारत में ग्रहण दिख नहीं रहा है। प्रभाव की जहां तक बात है, देखिए, वृषभ राशि वालों को और तुला राशि वालों को ग्रहण का प्रभाव ज्यादा होगा। एक तो वृषभ में ग्रहण लग ही रहा है, तो वृषभ वालों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, वाद विवाद से बचना होगा, कोई भी आकस्मिक संकट आ सकता है उसको लेकर के सावधान रहना होगा। उपाय हम आगे आपको बता देंगे। और जिन लोगों की राशि तुला है उनके अष्टम भाव में ग्रहण लग रहा है तो स्वास्थ्य के लिए, दुर्घटनाओं के लिए, धन हानि के लिए तुला वालों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। तो वाकई में वृषभ राशि पर ग्रहण लग रहा है, इसलिए वृषभ राशि के लोगों को ज्यादा सावधानी रखनी होगी। बट घबराने की बात नहीं है, हम आपको डरा नहीं रहे, हम घबरा नहीं रहे। आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो आप ग्रहण काल में चंद्रमा के और शिव जी के मंत्र का जप कर लीजिएगा, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आगे हम आपको बताएंगे किस तरह का दान करना चाहिए, वो दान कर लीजिएगा। ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अब देखिए, जैसे पंडित जी ने बताया कि डरने या घबराने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसका इस्तेमाल करके आप, अगर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव अगर आपकी राशि पर पड़ता भी है तो उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। एक और सवाल पंडित जी मेरे जहन में आ रहा है कि चूंकि चंद्र ग्रहण है और जिनकी राशियों में चंद्रमा ही कमजोर है तो वो क्या करें? पूर्णिमा के आसपास चंद्रमा में विशेष शक्ति आ जाती है। समुद्र में ज्वार भाटा उठता है और इतना तेज पानी होता है कि चंद्रमा के प्रभाव से वो पानी कितने ऊंचाई तक, कितने फीट ऊपर तक जाकर के चंद्रमा उसे फेंक देता है। बहुत ताकत आ जाती है चंद्रमा के पास। आपका जो शरीर है वो 70% जल से बना हुआ है, चंद्रमा उसका नियंत्रक है। इसलिए पूर्णिमा पर चंद्रमा आपके मन को पूरी तरह से कमांड में ले लेता है, पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा खराब होगा या जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा गड़बड़ होगा, उनकी मानसिक स्थिति सामान्यतः अच्छी नहीं रहती होगी, और उनकी मानसिक स्थिति ज्यादातर पूर्णिमा के पास और भी खराब हो जाती होगी। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है, ऐसा नियम है और ऐसी स्थिति होती है। तो चंद्र ग्रहण चूंकि लगा हुआ है और ये पूर्णिमा का दिन भी है, तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब है उन्हें मानसिक रूप से थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, या जिनका चंद्रमा खराब है वो अगले 15 दिन तक मेंटली ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। ऐसी संभावना जरूर बनती है। तो आपको करना यह है कि जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए शाम को 5:33 पर, तो आप उसके बाद स्नान कर लीजिएगा, और स्नान करने के बाद चंद्रमा से संबंधित जो वस्तु है, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, नारियल है, चांदी है, इसका अगर आप दान कर देंगे चंद्र ग्रहण के बाद, तो चंद्र ग्रहण का बुरा असर, बुरा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अब देखिए, छोटे छोटे से उपाय हैं जो पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान करना इन्होंने बताया है। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी पंडित जी, वो ये कि इस वक्त बहुत सारी महिलाएं आपको देख रही होंगी, गर्भवती महिलाओं का ये सवाल होगा कि पहले तो आपको कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, पंडित जी खुद ही बता देंगे, और उनको किस तरह के उपाय करने चाहिए पंडित जी? ऐसा लोगों का मानना है, लोगों की मान्यता है कि अगर कोई गर्भवती महिला ग्रहण को देख लेती है तो उसके गर्भ के शिशु पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। पहले मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता।
ग्रहण एक खगोलीय घटना है, ज्योतिषीय लिहाज से महत्वपूर्ण है, खगोल के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, ये बात ठीक है। अन्यथा अगर आप ग्रहण को देख लेती हैं तो कोई ऐसा बड़ा भूकंप नहीं आ जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो गर्भ का बच्चा होता है वो माँ के मन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और जब माँ ये सोचती है कि ग्रहण का प्रभाव बुरा होगा तो गर्भ के बच्चे पर उस ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ता है। ये डिपेंड करता है माता के सोचने पर। इसलिए कभी भी गर्भवती महिलाओं को कोई भी ग्रहण पड़े, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि बुरा होने वाला है। कतई बुरा नहीं होगा अगर आप बुरा नहीं सोचेंगी तो। दूसरी बात यह है कि सामान्यतः जब ग्रहण लगता है तो सूतक के नियम लागू हो जाते हैं और कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण में सोना नहीं चाहिए, ग्रहण में भगवान का नाम जपना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, आपको नाम जपना चाहिए, आराम करना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन अब चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं और उपछाया ग्रहण है तो आपके ऊपर सूतक के कोई नियम लागू नहीं होंगे। टेलीविजन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ग्रहण अगर आपको देखने को मिलता है, उपछाया ग्रहण, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के देखिए। ग्रहण को देखने से प्रभाव नहीं पड़ता, ग्रहण के बारे में बुरा सोचने से आपके गर्भ पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़े ही साधारण शब्दों में पंडित जी आपने ये समझा दिया है कि आपको कुल मिलाकर पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोच रखनी है। तो चंद्र ग्रहण पर हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। अभी तक आपको बताया है कि किस तरह के उपाय राशि वाले कर सकते हैं, और आगे आपको बताएंगे कि तमाम राशि वालों को किस तरह का दान करना है ताकि चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव कम हो सके। आप बने रहिए हमारे साथ।